इंट्रोडक्शन का। ठीक है, तो इसमें हम तो ये हमारा लेक्चर सीरीज़ का थर्ड पार्ट है इंट्रोडक्शन का। ठीक है, तो इसमें हम जो हमारे स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमने देखे नहीं था वो हम देखते हैं। तो सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है? थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड क्या होता है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ इनपुट जिसके नीचे की क्या हमारा आउटपुट जो जनरेट होता है ना, उसको हम मेजर नहीं कर सकते। जैसे कि अगर हम, आपको डायोड का तो पता ही होगा, सिलिकॉन डायोड अगर होता है, ठीक है, अगर ये मेरा सिलिकॉन डायोड है, अगर सपोज कीजिए कि मेरा एक सिलिकॉन डायोड ऐसा है कुछ, ठीक है, तो मुझे क्या पता होता है कि ये सिलिकॉन डायोड से करंट कब पास कर सकता है? जब मेरा वोल्टेज अक्रॉस दिस डायोड, जो कि कट इन वोल्टेज होता है, वो ग्रेटर देन क्या हो? 0.7 वोल्ट हो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर जब भी मैं थ्रेशोल्ड का मतलब समझा रहा हूँ, ठीक है, तो देखिए ये थ्रेशोल्ड मतलब क्या होता है कि मिनिमम इनपुट होता है जब कब कि जब मेरा ये डायोड ऑन हो जाए। तो ये डायोड ऑन होने का मतलब क्या होता है कि डायोड करंट इस डायोड में से फ्लो करे। तो इस डायोड में से करंट कब फ्लो करता है? जब वोल्टेज अक्रॉस इट इज 0.7। तो ये 0.7 जो होता है ये बेसिकली थ्रेशोल्ड है। वैसे ही हमारे इंस्ट्रूमेंट में भी होते हैं कि हमारे इंस्ट्रूमेंट में भी हम देखते क्या है कि थ्रेशोल्ड होता है कि एक सर्टेन वैल्यू के बाद, एक इनपुट के सर्टेन वैल्यू के बाद ही हमारा जो है वो आउटपुट शो करना स्टार्ट करता है। इसको हम क्या कहते हैं? थ्रेशोल्ड कहते हैं। अब रिजोल्यूशन, इसका और एक नाम क्या होता है हमारा? डिस्क्रिमिनेशन भी बोलते हैं हम रिजोल्यूशन को। ठीक है, अब रिजोल्यूशन क्या होता है? इट इज द स्मॉलेस्ट चेंज इन इनपुट फॉर विच द इंस्ट्रूमेंट कैन जनरेट आउटपुट। तो रिजोल्यूशन बेसिकली क्या होता है कि जो हमारा स्मॉलेस्ट डिवीजन होता है ना, जो स्केल में जो स्मॉलेस्ट डिवीजन होता है जिससे कि हम इनपुट, मतलब हमारा जो एक इनपुट इंडिकेट करता है जिस स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ आउटपुट को, उसको हम रिजोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो रिजोल्यूशन देखिए मैंने लिखा भी है, रिजोल्यूशन डिफाइंस द स्मॉलेस्ट मेजरेबल इनपुट चेंज वेर एज थ्रेशोल्ड इज द स्मॉलेस्ट मेजरेबल इनपुट। अब ये वाले लाइन का ना मैं आप लोगों को मीनिंग समझाऊंगा। ठीक है, तो देखिए थ्रेशोल्ड, रिजोल्यूशन मतलब क्या होता है कि स्मॉलेस्ट मेजरेबल इनपुट चेंज, मतलब हम कितना छोटा इनपुट को मेजर कर सकते हैं उस इंस्ट्रूमेंट से। जबकि थ्रेशोल्ड क्या होता है कि हम स्मॉलेस्ट मेजरेबल इनपुट, मतलब मिनिमम इनपुट हम कितना मेजर कर सकते हैं इस इंस्ट्रूमेंट से, इसको हम क्या कहते हैं? थ्रेशोल्ड कहते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका एक एग्जांपल मैं आप लोगों को दिखाता हूं। सपोज कीजिए यहां पे मेरे पास दो एमीटर है। ठीक है, ये मेरा एमीटर 1 है और ये मेरा एमीटर 2 है। एमीटर 1 का जो स्केल है आप लोग देख रहे हैं कहां से? 0 to 7 एम्पियर है। ठीक है, और A2 का कहां से है? 4 से लेके 20 एम्पियर तक है। ठीक है, अब देखिए यहां पे मेरा थ्रेशोल्ड, ये लाइन पे आप लोग कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। ठीक है, रिजोल्यूशन डिफाइंस द स्मॉलेस्ट मेजरेबल इनपुट चेंज वेर एज थ्रेशोल्ड इज द स्मॉलेस्ट मेजरेबल इनपुट। ठीक है, तो थ्रेशोल्ड क्या बोला है? थ्रेशोल्ड इज द स्मॉलेस्ट मेजरेबल इनपुट। ठीक है, तो यहां पे A1 पे स्मॉलेस्ट मेजरेबल इनपुट क्या हुआ? 0 होगा, क्योंकि 0 से ही स्टार्ट हो रहा है मेरा। और मैं आपको क्या बोला? थ्रेशोल्ड जो होता है वो मेरा मिनिमम वैल्यू होता है। तो थ्रेशोल्ड ऑफ A क्या होगा? मेरा 0 एम्पियर। अगर मैं दूसरा A2 में देखूं, एमीटर 2 पे देखूं, ये मेरा क्या हुआ? एमीटर 1 का थ्रेशोल्ड हुआ। अब अगर मैं थ्रेशोल्ड ऑफ एमीटर 2 देखूं तो ये आप लोग बताइए क्या होगा? 4 होगा। क्यों 4 होगा? क्योंकि मैंने देखिए यहां पे लिख के रखा है थ्रेशोल्ड इज द स्मॉलेस्ट मेजरेबल इनपुट। देखिए जब मैं डायोड वाला भी दिखाया था तो वहां पे मेरा इनपुट अगर जब 0.7 होगा तभी मेरा आउटपुट होगा। आउटपुट मतलब क्या? करंट। ठीक है, डायोड का इक्वेशन हम लोग देखे हैं कि ऐसा कुछ होता है। देखिए ये हमारा क्या होता है? आईडी डायोड करंट, और ये हमारा कट इन वोल्टेज। हमको पता होता है आईडी जो होता है क्या होता है? आई नॉट ई टू दी पावर माइनस बोल रहा हूं,
ई टू दी पावर वी डी डिवाइडेड बाई ईटा वी टी माइनस 1 होता है। यहाँ पे मेरा आई डी जो होता है ये क्या होता है, आउटपुट होता है, ठीक है, और वी डी जो होता है मेरा क्या होता है, डायोड वोल्टेज, ये मेरा क्या होता है, इनपुट होता है। तो जब तक ये वी डी नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 0.7 होता है तब तक मेरा डायोड ऑफ कंडीशन रहता है। तो सेम यहाँ पे भी मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि जब तक, देखिए यहाँ पे मेरा थ्रेशोल्ड 4 है, तो अगर मैं ये मेरा इंस्ट्रूमेंट ऑन मतलब क्या, रीडिंग दिखाएगा ही नहीं जब तक क्या होगा, 4 या 4 से ज़्यादा नहीं होगा। यहाँ पे सपोज कीजिए अगर मैं 3 एम्पियर मेजर कर रहा हूँ इस वाले इंस्ट्रूमेंट में 3 एम्पियर, तो इसका जो नीडल रहेगा वो तो यहीं पे ही रहेगा, चाहे 3 दूँ, 2 दूँ, 0 दूँ, कुछ भी दूँ, 4 से अगर नीचे रहा तो इसका नीडल हिलेगा ही नहीं। लेकिन यहाँ पे वो क्या है, 0 से ऊपर है, ठीक है। यहाँ से अगर 0 से अगर नीचे कुछ भी वैल्यू रहा, -1 करंट रहा, -2, तो ये दिखाएगा नहीं। 0.0 रहा, 0 से 1 रहा, तो ये सब शो करेगा, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड कहते हैं। अब देखिए रिजोल्यूशन क्या होता है। रिजोल्यूशन होता है कि हम मिनिमम कितना वैल्यू ले सकते हैं, मिनिमम हम कितना वैल्यू मेजर कर सकते हैं, उसको हम रिजोल्यूशन कहते हैं। देखिए यहाँ पे मेरा एक जो रीडिंग है, मतलब एक का अगर जंप करता है तो मेरा कितना, यहाँ पे आउटपुट कितना शो कर रहा है, यहाँ पे 1 एम्पियर हुआ, और इसके बीच में मेरा स्केल कितना हुआ, ये मेरा 1 एम्पियर है, और इसके बीच में मेरे कितने, 1 2 3 4 5, ठीक है, मतलब कितने स्केल है इसके बीच में, 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे स्केल कितने हुए, सॉरी 4 कहाँ हुए, 5 हुए ना, 0 से 1 तक के बीच में मेरे कितने हुए, तो ये मेरा एक 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये 4 हुआ, ये 5 हुआ, मतलब 1/5, मतलब मैं 0.2 यहाँ पे मेजर कर सकता हूँ। मतलब कैसे, देखिए ये 0 हुआ, अगर मैं ये वाले पोर्शन को देखिए, मैं अगर मैं जूम करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो देखिए ये हुआ, ये मेरा क्या है, 0 हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, ये मेरा 1 हुआ, तो यहाँ पे मेरा क्या होगा, 0.2 0.4 0.6 0.8 और 1। तो रिजोल्यूशन मतलब क्या होता है, ये जो स्केल के बीच में मैं कितना कम मेजर कर सकता हूँ, मतलब कितना मिनिमम वैल्यू जो मेजर कर सकता हूँ, इसको मैं रिजोल्यूशन कहता हूँ। क्या रिजोल्यूशन, देखिए फिर से, इट इज द स्मॉलेस्ट चेंज इन इनपुट फॉर विच द इंस्ट्रूमेंट कैन जनरेट आउटपुट। मतलब मैं क्या, यहाँ पे मैं जो करंट है मेरा, यहाँ पे मेरा आउटपुट क्या है, डिफ्लेक्शन है, तो मेरा जो स्केल रहेगा वो इस पोजीशन पे आएगा, इसके बीच में नहीं रहेगा कभी भी, है ना। देखिए फिर इस पोजीशन पे आ सकता है, तो इस पोजीशन पे, तो ये जो डिफ्लेक्शन हुआ ये मेरा क्या है, आउटपुट है, और मेरा इनपुट क्या है, ये करंट, ये जो शो कर रहा है यही तो मेरा इनपुट है, क्वांटिटी ऑफ इनपुट है। तो ये मिनिमम कितना इनपुट को हम यहाँ पे शो कर पा रहे हैं, 0.2 मेरा रिजोल्यूशन हुआ। अब देखिए 2, अगर मैं 2 से 3 वाले को देखता हूं, तो देखिए अगर मैं 2 और 3 वाले को जूम करूं तो देखिए ये कुछ ऐसे दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे मेरा 2 है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 0.2 2.2 2.4 2.6 2.8, ठीक है। तो मिनिमम देखिए रिजोल्यूशन जो होता है, अगर मैं स्केल के कोई भी पार्ट में कैलकुलेट कर सकता हूं, ठीक है, रिजोल्यूशन में स्केल के कोई भी पार्ट में कैलकुलेट कर सकता हूं, लेकिन थ्रेशोल्ड हमेशा कहां से कैलकुलेट होता है, स्टार्टिंग पॉइंट से कैलकुलेट होता है। अब देखिए ये जो मेरा एमीटर 2 है, इसका थ्रेशोल्ड क्या होगा, अगर मैं इसका थ्रेशोल्ड देखूं तो देखिए यहाँ पे कितना एम्पियर का चेंज है, यहाँ पे 2 एम्पियर का चेंज है, और इनके बीच में मेरा कितने डिविजन्स कितने, 1 2 3 4 5, तो 5 हुआ, तो 2/5 मतलब कितना होता है, 0.4 का होता है। अब देखिए अगर मैं ये 4 और 6 वाले को अगर मैं जूम करता हूँ तो देखिए यहाँ पे मेरा क्या दिखेगा, देखिए ये मेरा 4 है, ये 6 है, 1 2 3 4, ठीक है। अब देखिए ये मेरा 4 है, ये मेरा 6 है, यहाँ पे मेरा 0.4 प्लस हो रहा है, 4.4 4.8 5.2 5.6 और ये फिर
6 हो गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मेरा मिनिमम मेजरेबल चेंज कितने का हुआ, 0.4 का हुआ। तो यहाँ पे मेरा रिजोल्यूशन कितना हुआ, 0.4 एम्पियर हुआ, जबकि मेरा थ्रेशोल्ड क्या हुआ, 4 एम्पियर हुआ। तो मेरे को लगता है कि आप लोगों को थ्रेशोल्ड और रिजोल्यूशन के बीच का डिफरेंस आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन है यहाँ पे, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ये साहनी का क्वेश्चन है, एकदम बेसिक सा। अ मूविंग कॉइल वोल्ट मीटर हैज अ यूनिफॉर्म स्केल विथ 100 डिवीजन। देखिए यहाँ पे जो है ना, ये वोल्ट मीटर में ऐसे 100 डिवीजन है ऐसे वाले। ठीक है, 100 डिवीजन है, 100 डिवीजन बोल दिया है। यहाँ पे कितने डिवीजन, देखिए 100 डिवीजन है। A moving coil voltmeter has a uniform scale with 100 division. The full scale reading is 200 volt. अब full scale reading कितना बोला है हमको, 200 वोल्ट है। ठीक है, 1/10 of a scale division can be estimated with fair degree of certainty. मतलब देखिए मैंने क्या बोला, ऐसा देखिए आप लोगों को पीछे वाले एग्जाम्पल में क्या दिखाया मैं, देखिए अब देखिए यहाँ पे ऐसे 100 डिवीजन है। ठीक है, इस टाइप के मेरे पास ये जो बड़े वाले हैं, यहाँ पे कितने हैं, 100 ऐसे डिवीजन है। मतलब ये क्या हुआ, यहाँ पे 0 से लेके ये 100 तक जा रहा है। अब क्या बोल रहा है कि द फुल स्केल इज 200 वोल्ट, मतलब ये 0 से 200 वोल्ट तक ले रहा है। ठीक है, 0 से 200, और ये वाला जो है ये मेरा 0th डिवीजन है और ये मेरा 100th डिवीजन है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, 1/10 ऑफ अ स्केल डिवीजन कैन बी एस्टिमेटेड, मतलब एक डिवीजन का 10वां पार्ट में मेजर कर सकता हूं। मतलब अगर मैं यहां पे इसको जूम करता हूं, ये वाले पार्ट को अगर मैं जूम करूं, अच्छा अब देखिए यहां पे मैं क्या बोला कि 0 to 200 वोल्ट और 100 डिवीजन है। ठीक है, मतलब एक डिवीजन में कितना हुआ, 2 वोल्ट हुआ, यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे जो आएगा 6 होगा। क्यों, यहाँ पे एक डिवीजन के लिए, अगर देखिए मेरे 100 डिवीजन अगर मेरा स्पैन करता है 200 वोल्ट को, तो मेरा एक डिवीजन कितने वोल्ट को स्पैन करेगा, 200 डिवाइडेड बाई 100, जो कि क्या होगा, 2 वोल्ट को। तो एक डिवीजन मेरा 2 वोल्ट का है। अब क्या बोल रहा है कि ये जो 1 वोल्ट है, ये जो एक डिवीजन है, मतलब क्या, ये एक जो डिवीजन है, कोई भी एक डिवीजन, इसका हम 1/10 पार्ट ले सकते हैं। मतलब अगर मैं ये वाले पार्ट को जूम करूं तो देखिए, मतलब क्या बोल रहा है, ये अगर मेरा 0 है और ये अगर मेरा 2 है, तो इसके बीच में मेरे 10 भाग है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ठीक है, यहाँ पे मेरे 10 डिवीजन है, जो कि कैसे जाएंगे, 0.2। क्यों, क्योंकि अब देखिए इसके बीच में भी 10 डिवीजन है, तो ये क्या हुआ मेरा 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8 और 2। ठीक है, 1/10 ऑफ अ स्केल डिवीजन कैन बी एस्टिमेटेड विथ फेयर डिग्री ऑफ सर्टेनिटी, डिटरमाइन द रिजोल्यूशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। बस हो गया, डिटरमाइन ही तो कर दिए हम। देखिए अगर एक डिवीजन 2 वोल्ट को लेता है, और क्या बोला है कि अगर मैं मतलब एक डिवीजन के 10वें पार्ट तक मैं मेजर कर सकता हूं, तो क्या हुआ मेरा 2 वोल्ट में भी कितने का डिवीजन है, और 10 पार्ट का है, तो 2/10, जो कि क्या होगा मेरा 0.2 वोल्ट। यही चीज मैं आपको डायग्राम से समझा दिया। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है, अ डीवीएम हैज रीड आउट रेंज, ये सब हम पढ़ेंगे, डिजिटल वोल्ट मीटर क्या होता है ये सब हम देखेंगे। अभी के लिए या आप ये सब देखिए कि मैं आपको बता देता हूँ एकदम वेग एग्जांपल क्या है। अ डिजिटल वोल्ट मीटर हैज अ रीड आउट रेंज फ्रॉम 0 to 999 काउंट, मतलब एक डिजिटल वोल्ट मीटर है जिसमें कि मेरा क्या है, जो इंस्ट्रूमेंट डिजिटल वोल्ट मीटर में कैसे रहता है, ये ऐसे ऐसे रहता है। ठीक है, ये इस टाइप का, मतलब न्यूमेरिक सीरीज में रहते हैं ये ऐसे टाइप के। तो क्या बोला है कि ये जो डिजिटल ऐसे 0 to 999, मतलब कितने होंगे, यहाँ पे ऐसे 4 होंगे। ठीक है, तो ये जो है ये ऐसा 0000 से लेके 9999 तक जा सकता है। ठीक है,
A DVM has a readout range from 0 to 999 count. Determine the resolution of instrument in volt when full scale reading is 9.99 volt. तो यहाँ पे मेरे नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हुए, मतलब कितने सारे डिविजन्स है यहाँ पे, 999 डिविजन्स है, ठीक है। और जो फुल स्केल है, जो 999 वाला जो भाग है मेरा, ये कितने वोल्ट को मेजर कर रहा है, मेरे 9.99 वोल्ट को। मतलब क्या कि 9999 जो काउंट है वो मेरा मेजर कर रहा है कितना, 9.99 वोल्ट को मेजर कर रहा है। तो मेरा एक काउंट कितने वोल्ट को मेजर करेगा, 9.99 डिवाइडेड बाई 9999 इंटू 1000 कर देता हूँ, तो ये गया, ये कितना हुआ, -10⁻³ वोल्ट। अब ये क्या होता है मेरा 1 मिली वोल्ट, तो इसीलिए इसका आंसर क्या आएगा, 1 मिली वोल्ट आया, ठीक है। तो रिजोल्यूशन जो होगा वो क्या होगा मेरा 1 मिली। देखिए, तो इसी के साथ हमने जो था बेसिक वाला पार्ट कवर कर लिया है। तो चलिए फिर कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन था ये इंस्ट्रूमेंटेशन वालों को 92 में पूछा गया था, ठीक है। तो देखिए, द थ्रेशोल्ड ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज नॉर्मली डिफाइंड। अब मैंने आप लोग को थ्रेशोल्ड बोला है। थ्रेशोल्ड क्या है कि जो मिनिमम इनपुट जहाँ से हमारा रेंज, मतलब स्केल जहाँ से स्टार्ट होता है, जो मिनिमम इनपुट होता है उसी को हम क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड। तो देखिए ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। as the smallest measurable input change non-zero value which can be detected as the smallest measurable input which can be detected in terms of linearity of scale as a function of drift, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो देखते हैं तो हमें डायरेक्टली पता है जो ऑप्शन ए है, as the smallest measurable input change non-zero value which can be detected। तो ये हमको क्या दिख रहा है, ये तो हमारा सेंसिटिविटी है, सॉरी ये हमारा सेंसिटिविटी बोल रहा हूँ, ये हमारा क्या है, ये तो हमारा रिजोल्यूशन है, ठीक है। और ऑप्शन बी देखिए, ये क्या बोला है, एज द स्मॉलेस्ट मेजरेबल इनपुट विच कैन बी डिटेक्टेड। तो इसका आंसर क्या होगा, हमारा बी होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन मैं आप लोग को बोल रहा था कि नॉन लीनियरिटी से पूछा है एक क्वेश्चन। तो देखिए ये 94 में पूछा गया था। देखिए जो पुराने टाइम के क्वेश्चंस है ना, वो काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए थे, उस टाइम पे भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते थे। तो देखिए क्या क्वेश्चन है, एन एमीटर हैज़ अ रेंज ऑफ 0 to 30 एम्पियर। यहाँ पे मेरा एक बात बताइए, स्पैन कितना हुआ और रेंज कितना हुआ। तो मेरा जो रेंज है वो क्या है, 30 है, और स्पैन भी क्या है, 30 है, ठीक है। क्यों 30 हुआ, क्योंकि यहाँ पे 0 से है इसीलिए, ठीक है। तो द इंस्ट्रूमेंट गेव द फॉलोइंग रीडिंग। देखिए जब करंट फ्लो कर रहा है एक्चुअल, ये जो करंट फ्लो है ये मेरा क्या है, ट्रू वैल्यू है, और ये जो एमीटर रीडिंग है ये मेरा मेजर्ड वैल्यू है। एक्चुअल में मेरा लाइन करंट इतना था और मेरा एमीटर मतलब जो डिवाइस है उसने इतना रीड किया, ठीक है। तो फिर हमसे पूछा क्या गया है, द नॉन लीनियरिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट इन टर्म्स ऑफ फुल स्केल रीडिंग इज डैश परसेंटेज ऑफ फुल स्केल रीडिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या पूछा गया है कि इंस्ट्रूमेंट का कितना परसेंट नॉन लीनियरिटी है, ठीक है। तो मैंने नॉन लीनियरिटी का फॉर्मूला आप लोगों को क्या बताया था कि नॉन लीनियरिटी क्या होता है मेरा, इज इक्वल टू मैक्सिमम डेविएशन in reading divided by full scale reading into 100, क्योंकि हमें यहाँ पे पूछा गया नॉन लीनियरिटी इन टर्म्स ऑफ फुल स्केल रीडिंग, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग देख लेते हैं मैक्सिमम डेविएशन कहाँ पे आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ ये वाले पे, तो एमीटर रीडिंग कितना है हमारा, ये देखिए एमीटर रीड जो एरर रहता है हमारा, अभी देखिए एरर अभी के लिए आप लोग जान लीजिए क्या होता है, ए मेजर्ड एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। ये डेल ए जो है इसको एब्सोल्यूट एरर, जब मैं एरर एनालिसिस पढ़ाऊंगा तब इसको मैं अच्छे से बताऊंगा। तो अभी के लिए आप जानिए कि एब्सोल्यूट एरर जो होता है वो ए मेजर्ड माइनस ए ट्रू वैल्यू होता है, ठीक है। तो ये हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे डेल ए, देखिए तो ये मेरा 1 माइनस 0 तो 1 आ गया, ठीक है। यहाँ पे क्या आया मेरा, -1 आएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा,
यहाँ पे कितना आएगा -1, इस वाले के लिए कितना आएगा, फिर से मेरा 2 आएगा, और यहाँ पे क्या आया 3। अब देखिए यहाँ पे मेरा मैक्सिमम डेविएशन कहाँ पे आ रहा है, यहाँ 1 -1 2 1 2 3, तो मेरा जो मैक्सिमम डेविएशन है वो मेरा क्या हुआ 3 हुआ। तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे हम, इस फॉर्मूला में पुट क्या करेंगे, 3 डिवाइडेड बाय फुल स्केल रीडिंग यहाँ पे कितना है 30 है, इंटू 100, तो ये मेरा क्या आया 3 से 10 गया, 0 0 कैंसल, आंसर कितना रहेगा 10%। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना रहेगा मेरा 10%। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन में क्या पूछा है, मैच द फॉलोइंग टर्म्स एंड डेफिनेशन। तो यहाँ पे क्या बोला है, पहला है क्या एक्यूरेसी, दूसरा सेंसिटिविटी, तीसरा रिपीटेबिलिटी, और चौथा क्या है रिजोल्यूशन। ठीक है, तो हमको क्या पता है, देखिए एक्यूरेसी मतलब क्या होता है कि जो एबिलिटी इंस्ट्रूमेंट हमारा ट्रू वैल्यू के कितने नजदीक तक जा सकता है, इसको हम क्या बोलते हैं एक्यूरेसी। तो देखिए पहला ऑप्शन में ढूंढते हैं एक्यूरेसी कहाँ है, द एबिलिटी टू डिस्प्ले द सेम रीडिंग वाइल मेजरिंग अ क्वांटिटी, ये तो हमारा क्या होता है रिपीटेबिलिटी होता है, ये हमको पता ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, स्मॉलेस्ट परसिप्टिबल चेंज इन द आउटपुट, ये हमको क्या पता होता है, ये हमारा रिजोल्यूशन होता है। ठीक है, क्लोजनेस ऑफ द मेजर्ड टू द मीन वैल्यू, देखिए यही है मेरा एक्यूरेसी का डेफिनेशन, थर्ड वाला जो है ये मेरा एक्यूरेसी है। ठीक है, और फोर्थ क्या बोला है, रेशियो ऑफ चेंज इन द इंस्ट्रूमेंट रीडिंग टू द चेंज इन मेजर्ड क्वांटिटी। तो ये मेरा क्या बोल रहा है, चेंज इन इंस्ट्रूमेंट रीडिंग मतलब क्या है, डेल आउटपुट बाय डेल इनपुट, और हमको क्या पता होता है ये जो होता है ये क्या होता है सेंसिटिविटी होता है। ठीक है, तो मेरा ऑप्शन 4 जो है वो क्या हुआ, सेंसिटिविटी हुआ। तो अब चलिए फिर देखते हैं, मेरा पहला क्या बोला है, पहला है मेरा एक्यूरेसी, तो एक्यूरेसी के लिए क्या होगा मेरा, इसके लिए देखिए एक्यूरेसी के लिए क्या हुआ मेरा थर्ड वाला ऑप्शन, सेंसिटिविटी कौन सा हुआ फोर्थ ऑप्शन, रिपीटेबिलिटी हमने कौन सा देखा पहला वाला, और ये रिजोल्यूशन कौन सा है देखिए हमारा 2। तो ऐसा ऑप्शन में देखिए कहाँ है 3 4 1 2, देखिए ऑप्शन डी आ गया हमारा। ठीक है, तो ये सब काफी इजी क्वेश्चन थे, ये 96 में पूछा गया था गेट में। अभी मैं क्यों ये सब क्वेश्चन डील कर रहा हूं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना इस टाइप के क्वेश्चन, अभी ये क्योंकि मल्टीपल सिलेक्ट टाइप क्वेश्चन आ गया है ना, तो हमको थ्योरी कहीं ना कहीं पे तो पूछेगा, क्योंकि थ्योरी पे ही हमें उलझाया जा सकता है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि न्यूमेरिकल वैल्यू में नहीं आएंगे मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन, वहां पे भी आएंगे, लेकिन मोस्ट प्रोबेबिलिटी जो प्रोबेबल होंगे वो क्या होगा थ्योरी में आएगा, तो इसीलिए इसको इग्नोर मत कीजिए। ठीक है, देखिए अब ये 99 में पूछा गया था, द टर्म प्रिसीशन यूज्ड इन द इंस्ट्रूमेंटेशन मींस। अब हमने प्रिसीशन पढ़ा था, प्रिसीशन मतलब क्या है, जो रिपीटेबिलिटी होता है उसी को ये डिफाइन करता है कि कितना अच्छा रिपीटेबिलिटी इस इंस्ट्रूमेंट का होता है। ठीक है, तो चलिए फिर यहाँ पे ऑप्शन में देखें, तो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, ग्रेजुअल डिपार्चर ऑफ द मेजर्ड वैल्यू फ्रॉम द कैलिब्रेटेड वैल्यू। ये तो हमारा क्या होता है, ये हमारा ड्रिफ्ट होता है। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। स्मॉलेस्ट इंक्रीमेंट इन द मेजरमेंट दैट कैन बी डिटेक्टेड बाय द इंस्ट्रूमेंट, ये क्या हुआ सेंसिटिविटी बोल रहा है। ठीक है, मैक्सिमम डिस्टेंस और एंगल थ्रू विच एनी पार्ट ऑफ मैकेनिकल सिस्टम में बी मूव्ड इन वन डायरेक्शन विदाउट कॉजिंग मोशन ऑफ द नेक्स्ट पार्ट, इसको ना मैं आपको बताऊं, अभी तो बता देता हूं, इसको बैकलैश बोलते हैं हम लोग, क्या बैकलैश। ठीक है, लेकिन इसको मैं समझाऊंगा अभी आप लोगों को ये क्वेश्चन देखने के बाद, तो सोचिए नहीं बैकलैश क्या होता है। और देखिए ऑप्शन डी क्या बोल रहा है, द एबिलिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट टू गिव आउटपुट रीडिंग क्लोज टू ईच अदर व्हेन इनपुट इज कांस्टेंट। तो हमको तो पता ही है ऑप्शन डी जो होगा यही हमारा क्या है प्रिसीशन है, क्योंकि मैंने बताया था प्रिसीशन मतलब क्या होता है, हमारा रिपीटेबिलिटी को मेजर करने के लिए जो क्राइटेरिया होता है वही हमारा प्रिसीशन बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी आ गया। अब ये बैकलैश मतलब क्या समझते हैं, देखिए बैकलैश मतलब क्या होता है, मैं ये आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूं। सपोज कीजिए ये मेरा एक गियर है, ठीक है, गियर का एक ये ऊपर वाला है, देखिए तो मैं ये इसको ना ड्रॉ करता हूं, देखिए
तो देखिए बैकलैश क्या होता है, सपोज कीजिए ये मेरा गियर है, ठीक है, ये गियर 1 है, ये गियर 2 है। अब सपोज कीजिए ये गियर 1 ना मूव कर रहा है, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो ये गैप है ना, जब ये गियर 1 मूव करना स्टार्ट करेगा तो ये इतना गैप है, ये देखिए इतना जो गैप दिया हुआ है, ये जो गैप है, ये जब इतना डिस्टेंस कवर करेगा तभी ना ये गियर 2 मूव करेगा। ये जो इतना वाला जो छोटा सा येलो से मैंने जो मार्क किया है, जब ये जो डिस्टेंस मूव करेगा तो जब तभी ना ये गियर 2 मूव करेगा, तभी ये कांटेक्ट में आएगा, तब ये गियर 2 को मूव कराएगा। तो ये जो फेनोमेनन होता है ये स्टार्टिंग में ही सिर्फ होता है बैकलैश एरर जो होता है, बैकलैश भी ये स्टार्टिंग में होता है। तो ये बैकलैश ही देखिए यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, क्या बोला है, मैक्सिमम डिस्टेंस और एंगल थ्रू विच एनी पार्ट ऑफ मैकेनिकल सिस्टम मे बी मूव्ड इन वन डायरेक्शन विदाउट कॉजिंग मोशन ऑफ द नेक्स्ट पार्ट। तो देखिए ये येलो में यही है क्या, हमारा मैक्सिमम डिस्टेंस। जब तक ये गियर 1 ये डिस्टेंस को कवर नहीं करेगा तो ये गियर 2 के टीथ में कांटेक्ट में नहीं आएगा, तो इसी को क्या कहते हैं, हम बैकलैश कहते हैं, ठीक है। तो देखिए अब ना कुछ ये यहाँ पे इलेक्ट्रिकल के भी क्वेश्चन में लेके आया हूं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, अ प्रिसाइज मेजरमेंट गारंटीज एक्यूरेसी ऑफ द मेजर क्वांटिटी। तो प्रिसीशन के साथ एक्यूरेसी का कोई रिलेशन नहीं है। मैंने आप लोगों को पहले भी ये 3 डायग्राम बना के दिखाया था, याद है आप लोगों को। ठीक है, यहाँ पे मैंने बोला था कि ये AT है और ये वाला जो है AM है, यहाँ पे AT AM, ये भी AT AM, और मैंने ऐसे बोले थे कि सेम एक सपोज कीजिए एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, हम सेम इनपुट को मेजर करते हैं 4 बार, तो हमको जो आउटपुट मिला वो ऐसा मिला, ठीक है। और एक टाइम क्या हुआ कि हमारा जो आउटपुट मिला हमको चारों बार सेम इनपुट के लिए वो कुछ ऐसा मिला, और एक बार ऐसे मिला, ठीक है। तो ये हमारा जो इंस्ट्रूमेंट होगा ये क्या है हमारा, ये प्रिसाइज है। क्यों प्रिसाइज है, क्योंकि इसके आउटपुट देखिए सेम क्वांटिटी को जब मैं मेजर कर रहा हूँ, सेम इनपुट दे रहा हूँ मैं इंस्ट्रूमेंट को, तो ये बार बार जो वैल्यूज दे रहा है एकदम पास पास दे रहा है, ठीक है। लेकिन क्या ये मेरे ट्रू वैल्यू के पास दे रहा है, नहीं दे रहा है, तो इसीलिए ये प्रिसाइज तो होगा लेकिन ये एक्यूरेट नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए इसका एग्जाम्पल मैं देता हूँ। सपोज कीजिए मेरे पास एक 2 kg का बार है, ठीक है, मैं इसको एक इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर रहा हूँ। ये मेरे को रीडिंग जो दे रहा है ना, ये बार बार क्या दे रहा है, 1.51 दे रहा है, 1.52 दे रहा है, 1.49 दे रहा है, और एक बार क्या दे रहा है, 1.50 दे रहा है, ठीक है। तो देखिए ये रीडिंग जो है ये मेरा प्रिसाइज है। क्यों प्रिसाइज है, क्योंकि ये देखिए बार बार एकदम पास पास रीडिंग दे रहा है। लेकिन क्या ये मेरा एक्यूरेट है, एक्चुअल वैल्यू तो मेरा 2 kg है, लेकिन ये दिखा क्या रहा है मेरे को, देखिए कितने दूर दूर वैल्यूज है, तो इसीलिए ये प्रिसाइज तो होगा लेकिन एक्यूरेट ये नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं देखूं तो यही सेम, अगर मैं दूसरा एक 2 kg को अगर मैं एक दूसरा B इंस्ट्रूमेंट से मेजर करूं, तो यहाँ पे जो मेरे वैल्यू आएंगे वो क्या होंगे, कभी 2 दे रहा है, कभी 2.01 दे रहा है, 2.01 दे रहा है फिर से, या फिर से क्या दे रहा है, 2.02 दे रहा है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे देखिए मेरा रीडिंग भी जो है वो मेरे काफी पास पास है, ठीक है। सेम इनपुट को जब मैं 4 बार मेजर किया तो काफी पास पास है, और देखिए ये ट्रू वैल्यू के भी कितने पास है, इसीलिए ये क्या हुआ मेरा, ये प्रिसाइज भी है, ये मेरा इंस्ट्रूमेंट प्रिसाइज भी है और एक्यूरेट भी है, ठीक है। और यहाँ पे तो ये काफी दूर दूर है। सपोज कीजिए मैं इसी सेम इनपुट को मेजर करता हूँ एक इंस्ट्रूमेंट C से, ठीक है, तो यहाँ पे मेरा रीडिंग एक बार 1.5 आया, एक बार दे दिया 1.3 दे दिया, एक बार 2.5 दे दिया, एक बार 2.3 दे दिया। तो देखिए यहाँ पे एक तो ये वैल्यूज भी कितने दूर दूर है, ऊपर से ये ट्रू वैल्यू के पास भी नहीं है, तो ये क्या हुआ, ना तो प्रिसाइज होगा ना तो मेरा एक्यूरेट होगा। तो देखिए प्रिसीशन और एक्यूरेसी में क्या बोला है, प्रिसाइज मेजरमेंट गारंटीज एक्यूरेसी, ऐसा तो कहीं नहीं है। देखिए
प्रिसाइज, अगर सपोज कीजिए एक इंस्ट्रूमेंट मेरा प्रिसाइज है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वो गारंटी भी मेरे को हमेशा, मतलब मेजरमेंट में जो हमेशा एक्यूरेसी मेरे को वो गारंटी करता है, ठीक है। ऐसा तो है नहीं, ये वाला इंस्ट्रूमेंट जो ए है, देखिए ये प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन क्या ये मेरे एक्यूरेसी को गारंटी करता है क्या? नहीं करता है। तो इसीलिए ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा मेरा? फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, द रिलायबिलिटी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट रेफर्स टू। अब रिलायबिलिटी क्या होता है ये मैं आप लोगों को बता देता हूं। द मेजरमेंट ऑफ चेंज ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशन, ये नहीं होता है। द डिग्री टू विच रिपीटेबिलिटी कंटिन्यूज टू रिमेन विद इन अ स्पेसिफाइड लिमिट, ये होता है हमारा क्या? रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मतलब क्या बोलता है, एक इंस्ट्रूमेंट का लाइफ टाइम, ठीक है, एक इंस्ट्रूमेंट का लाइफ टाइम जब उसमें रिपीटेबिलिटी फॉलो हो, ठीक है, 98% तक अगर रिपीटेबिलिटी जब फॉलो होता है, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? उसको हम क्या कहते हैं कि तब तक वो इंस्ट्रूमेंट जो है रिलायबल है। जो ही ये 98% से नीचे फॉल कर जाता है, तब हम क्या बोलते हैं? वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो अनरिलायबल हो गया, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? रिलायबिलिटी। ये इलेक्ट्रिकल वालों को ईएससी में पूछा गया था। ये रिलायबिलिटी का डेफिनेशन होता है क्या? कि द डिग्री टू विच रिपीटेबिलिटी कंटिन्यूज टू रिमेन विद इन अ स्पेसिफाइड लिमिट। यहाँ पे जो लिमिट है वो मैंने क्या सेट किया है? ±2%। तो इसीलिए 98% से 102% तक अगर मेरा रहे रीडिंग, बार बार अगर मैं एक इंस्ट्रूमेंट को, मतलब एक बार बार अगर मैं एक सेम इनपुट को मेजर करूं एक इंस्ट्रूमेंट से, और मेरा रीडिंग जो रहे ट्रू वैल्यू के इतने पास रहे, तो इसको मैं क्या कहता हूं कि इंस्ट्रूमेंट उस दौरान रिलायबल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। वो टाइम जो मतलब वो जो टाइम स्पेसिफाई कर रहा है जब तक ये इंस्ट्रूमेंट इतना % रिपीटेबिलिटी दे, उसको हम क्या कहते हैं? उतने देर को रिलायबिलिटी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, ये कोई भी है, मतलब ये मैंने रैंडमली एक मेरे को नेट से क्वेश्चन मिला है, तो ये देखिए यहाँ पे क्या है, ठीक है। इन अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लीनियरिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन सेंसिटिविटी, हाई प्रिसीशन इंडिकेट्स हाई एक्यूरेसी, और एक्यूरेसी कांट बी बेटर देन रिजोल्यूशन। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट होंगे। तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट में जो लीनियरिटी होता है वो सबसे हमारा मतलब ज़रूरी कंडीशन होता है, ठीक है। तो हमारा ये याद रखिएगा कि लीनियरिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर सिलेक्टिंग एन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट है। अब देखिए ऑप्शन 2 डायरेक्टली फॉल्स हुआ। हाई प्रिसीशन इंडिकेट्स हाई एक्यूरेसी, अभी हम लोगों ने देखा कि ये इंस्ट्रूमेंट मेरा प्रिसाइज था लेकिन ये एक्यूरेट नहीं था, ठीक है। तो जो मेरा ऑप्शन जो 2 है ये मेरा फॉल्स है। अब एक्यूरेसी कांट बी बेटर देन रिजोल्यूशन, ये देखिए यहाँ पे सपोज कीजिए कि मेरा एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, ये मेरा क्या हुआ है, एक सपोज कीजिए 0 से लेके ये मेरा 1 kg तक मेजर करता है, ठीक है। यहाँ पे जो मेरा रिजोल्यूशन है वो मेरा क्या है? 0.2 है, ठीक है। तो 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 और ये क्या हुआ? 1। अब एक्यूरेसी मतलब क्या होता है कि हमारा ट्रू वैल्यू, सपोज कीजिए मेरे पास एक 0.6 kg का 0.62 kg का है, ठीक है, एक 0.62 kg का मेरे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो अब मैं क्या बोल रहा हूं, क्या मैं ये 0.62 kg को यहां मेजर कर पाऊंगा क्या? यहां पे क्या बोला है देखिए, एक्यूरेसी कांट बी बेटर देन रिजोल्यूशन। तो यहां पे मेरा एक्यूरेसी, मैं इसको क्या 0.62 पे लेके जा सकता हूं क्या? नहीं लेके जा सकता हूं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो मेरा डिवाइस का रिजोल्यूशन है वो मेरा क्या है? 0.6 है। तो मेरा अगर मैं इस डिवाइस से अगर मैं 0.62 kg को मेजर करूं तो मेरा पॉइंटर कहाँ पे पॉइंट करेगा? 0.6 kg पे ही करेगा, ठीक है। लेकिन मेरा एक्यूरेसी कब होता? अगर मेरा डिवाइस 0.62 पे जाता, लेकिन यहाँ पे 0.62 kg नहीं जा पा रहा है, इसीलिए एक्यूरेसी जो है वो कांट बी बेटर देन रिजोल्यूशन। मतलब एक्यूरेसी जो है इट इज फंक्शन ऑफ रिजोल्यूशन। जितना अच्छा मेरा रिजोल्यूशन होगा उतना अच्छा एक्यूरेसी होगा। अब सपोज कीजिए यही सेम मेरा इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, लेकिन यहां पे एक दूसरा, ये सेम इंस्ट्रूमेंट नहीं, सॉरी, और एक नया इंस्ट्रूमेंट में ले लिया, ठीक है। और यहां पे मेरे देखिए अब मेरे जो रिजोल्यूशन है वो क्या है?
0 पॉइंट, ये क्या है 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 और ये क्या हुआ 0.9। अब यहाँ पे जो मेरा क्या बोलते हैं, यहाँ पे जो मेरा अब जो आएगा वो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे भी मेरा पॉइंटर, यहाँ पे मेरे बीच में कितने डिविजन्स, मतलब कितने यहाँ पे मेरे थे, यहाँ पे मेरा 0.6 से लेके 0.8 था, लेकिन यहाँ पे देखिए कितना हुआ, यहाँ पे मेरा जो रिजोल्यूशन है वो कितना हुआ 0.1 का हुआ। तो यहाँ पे जो मेरा इंडिकेशन आएगा वो बेटर रहेगा। ठीक है, समझ रहे हो ना आप लोग, मतलब एक्यूरेसी जो है ये बेसिकली फंक्शन ऑफ रिजोल्यूशन ही होता है। तो इसीलिए यहाँ पे मेरा ऑप्शन 3 भी करेक्ट होगा। ठीक है, तो एक इंस्ट्रूमेंट का जितना अच्छा रिजोल्यूशन होगा उतना अच्छा ही वो इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेट होगा। क्यों एक्यूरेट होगा? क्योंकि वो उतना ही ट्रू वैल्यू के पास तक ले सकता है। तो इसीलिए ऑप्शन हमारा 1 और 3 करेक्ट, जो कि क्या है ऑप्शन डी। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो बेसिक पार्ट है लेक्चर का वो खत्म हुआ। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर मैं स्टार्ट करूंगा उसमें मैं क्या करूंगा कि एरर एनालिसिस से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आशा करता हूं मैं आप लोगों को ये वाले लेक्चर्स अच्छे लगे होंगे। आप लोग मैथ्स के भी मेरे लेक्चर्स देखे होंगे। तो फिर चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।